बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बज़ाहिर गज़ा की जंग बंदी के मुआहिदे के बाद यमनी हौसियों की तरफ से बहरा अहमर में की जाने वाली कार्रवाइयाँ एक तरफ रुक तो गई हैं, लेकिन अब अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक नायब कमांडर की तरफ से वो तमाम खबरें निकाल कर पेश की जा रही हैं जो कि इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरफ से छुपाई जाती रही हैं। वाज़े तौर पर सेंट्रल कमांड की तरफ से यही बातें सामने आती रही थी कि यमन के हौसी जितने भी हमले करते हैं अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर, अमरीकी वॉरशिप्स के ऊपर, फिर चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो जो कि बहरा अहमर में काफ़ी अरसे से मौजूद थे और उनकी मौजूदगी की बिना पर उन पे जो हमले किए जाते थे यमनी हौसियों की तरफ से, इसकी तरदीद सेंट्रल कमांड की तरफ से बारहा सामने आती रही। लेकिन अब इस वक्त जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक नायब कमांडर की तरफ से जो बयान सामने आया है, ये काफ़ी हैरत अंगेज़ बयान है और वाज़े कर रहा है कि इस 1 साल या 15 महीने के अरसे के अंदर यमनी हौसियों ने कितने हमले किए हैं अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर, अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर, और इसके साथ साथ वो तमाम वॉरशिप्स जो कि बहरा अहमर में उन जहाज़ों की हिफाजत के लिए लाई गई थी या मौजूद थी कि जो इस रास्ते से यानी बहरा अहमर से इसराइल की बंदरगाहों तक सामान लेके जा रहे थे, उनकी हिफाजत पे मामूर थे। अब इस हवाले से जो अपडेट्स इस वक्त सामने आ रही हैं, डेप्यूटी कमांडर ऑफ द यूएस सेंट्रल कमांड रिवील्ड डिटेल्स ऑफ नेवल बैटल विद डिस्ट्रॉयर स्टॉकडेल एट सी। आई वाज ऑन बोर्ड ऑन द डिस्ट्रॉयर स्टॉकडेल। इट केम अंडर अ कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड अटैक एंड द बैटल लास्टेड ऑल नाइट। Houthis target US Navy warships more than 170 times। अब अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक नायब कमांडर की तरफ से ये इस बात की तस्दीक की जा रही है कि जो हमले हौसियों की तरफ से की गए, और एक ऐसा हमला था जो कि अमरीकी स्टॉकडेल नामी वॉरशिप के ऊपर, डिस्ट्रॉयर के ऊपर हौसियों की तरफ से किया गया था। इस हमले में ये जो अमरीकी सेंटकॉम का कमांडर था, डिप्टी कमांडर, उस जहाज़ यानी यूएसएस स्टॉकडेल के ऊपर मौजूद था जब ये हमले हौसियों की तरफ से किए गए। अब इसके मुताबिक ये जो हमले हौसियों की तरफ से किए गए थे, ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड हमले थे और बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया था जो कि हौसियों की तरफ से किया था, जो कि एक तरफ ये वाजे कर रहा है कि इस जंग के अंदर हौसी जो है एक जामे प्लान के साथ इन अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर हमला आवर हुए थे। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया गया था यमनी हौसियों की तरफ से, जो कि वाजे करता है कि यमन एक भरपूर ताकत बनकर इस 15 महीने के अंदर दुनिया के सामने आया है। अब दूसरी तरफ जो चीज़ सामने आ रही है, इस अमरीकी कमांडर के मुताबिक ये जो जंग थी, नेवल बैटल थी, इस अमरीकी डिस्ट्रॉयर स्टॉकडेल के खिलाफ जो कि यमन के हौसियों की तरफ से क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए इस पे हमला किया गया था। ये कोई सिर्फ चंद घंटों पर मुहित जंग नहीं थी, बल्कि ये तकरीबन 8 घंटे से ज़्यादा ये हमले हौसियों की तरफ से जारी रहे और इस हमले के नतीजे में इस जहाज़ को, जिसका नाम स्टॉकडेल है, उसको नुकसान भी पहुंचा था। और अमरीकी सेंट्रल कमांड का ये नायब कमांडर भी उस हमले के वक्त इस जहाज़ यानी यूएसएस स्टॉकडेल जो कि डिस्ट्रॉयर जहाज़ है अमेरिका का, उसके ऊपर मौजूद था। अब ये चीज़ देखें कि इस 15 महीने में एक तरफ तो यमनियों ने अपनी ताकत का इजहार पूरी दुनिया पे कर दिया कि एक छोटा सा मुल्क और उसकी छोटी सी ताकत, यानी 1 या 2 सूबों के ऊपर इस वक्त मुहित है यमनी अंसारुल्लाह की हुकूमत, और फिर उसके बाद अमेरिका और इसराइल जैसे और या बरतानिया जैसे बड़े बड़े सुपर पावर्स को न सिर्फ टक्कर दे रहे हैं बल्कि सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो इस वक्त 15 महीने के दौरानिए के अंदर यमनी हौसियों की तरफ से बहरा अहमर में, इसके साथ साथ खलीज अदन में जो अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स या एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद थे, उनके ऊपर 170 दफ़ा हमले किए गए हैं और इन हमलों के नतीजे में इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी नुकसान पहुंचा है, इन डिस्ट्रॉयर्स को भी नुकसान पहुंचा है, और यहाँ तक कि इन हमलों के नतीजे में यमनी हौसियों की तरफ से जो हमले किए गए इन जहाज़ों में, उसमें अमरीकी नेवी का F-18 तैयारा भी तबाह किया जा चुका है। तो इस वक्त सेंट्रल कमांड के इस कमांडर की तरफ से ये इंकशाफात सामने आए हैं कि पिछले 15 महीने में यमनी हौसियों की तरफ से इस तरह से कार्रवाइयाँ की गई जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से और बहुत मैनेज तरीके से, यानी जिस तरह से एक मुल्क की फ़ौज की तरफ से कोई हमला किया जाता है, इस तरह से यमनी अंसारुल्लाह की तरफ से ये हमले अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर और वॉरशिप्स पे किए गए जो कि इस वक्त बहरा अहमर में मौजूद थे। अब इस वक्त यमनी हौसियों ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली है, यानी फिर एक तरफ जब से गजा की जंग बंदी का मामला शुरू हुआ है, यमनी हौसियों ने भी अपनी बात का लाज रखते हुए इन कार्रवाइयों से जो है वो दस्तबरदार हो गए। लेकिन एक वार्निंग भी सामने आई है कि अगर किसी भी किस्म की जारहाना कार्रवाइयाँ इसराइल की तरफ से की गई या फिर इस जंग बंदी के मुआहिदे को ताराज करने की कोशिश की गई, तो फिर यमनी हौसियों की तरफ से यही कार्रवाइयाँ, चाहे फिर वो बहरा अहमर में हो
या इसके साथ साथ इसराइल के शहरों को निशाना बनाने का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकती हैं। अब पिछले 2 दिनों में ये देखा गया है कि इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पे सीज फायर की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। अल राशिद स्ट्रीट के ऊपर आज भी एक ऐसी कार्रवाई हुई जब इसराइल की तरफ से एक ऐसी गाड़ी को निशाना बनाया गया जो अल राशिद स्ट्रीट से शुमाली गजा पट्टी की तरफ जा रही थी और उसके ऊपर एक ड्रोन अटैक किया गया, जिसके नतीजे में काफ़ी फ़लस्तीनी शहीद हुए और उन शहीदों में बच्चों की भी तादाद सामने आ रही है। तो इस वक्त इसराइल की तरफ से गजा पट्टी में इस सीज फायर मुआहदे की अब खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का सिलसिला शुरू हो चुका है और लग यही रहा है कि इसराइल जानबूझकर ये कार्रवाई कर रहा है कि किसी भी तरह इस सीज फायर के मुआहदे को ख़त्म किया जा सके, ताराज किया जा सके। और अब देखना है कि यमनी हौसी इन कार्रवाइयों का आगाज़ कब से करते हैं, यानी फिर जो उनकी तरफ से एक धमकी या थ्रेटन किया गया था अमेरिका को और इसराइल को कि अगर तुमने किसी भी तरह इस सीज फायर की मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो फिर यमनी हौसियों की तरफ से जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। अब इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें। इसके साथ साथ बहरा अहमर से ही एक खबर सामने आ रही है जहाँ पर एक कंटेनर जहाज में आग भड़क उठी है। बावजूद इसके कि इस वक्त यमनी हौसियों की तरफ से मुकम्मल तौर पर सुकूत है, बहरा अहमर में किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन अब एक ऐसा इंसिडेंट बहरा अहमर में पेश आया है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं और इस वक्त लोग वजूहात तलाश कर रहे हैं कि क्या ये हमला यमनी हौसियों की तरफ से किया गया है या फिर ये कोई वो डिजास्टर था जो कि इस जहाज को पेश आया है। अब इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही हैं, फायर ऑन द कंटेनर शिप ASL Virginia in the southern Red Sea. No new attacks on ships in the region have been recorded and the cause of the fire according to the initial information was an explosion in one of the containers. अब इस वक्त मुकम्मल तौर पे बहरा अहमर में एक सुकूत की कैफियत है। बहरा अहमर में जितनी भी कार्रवाइयाँ यमनी हौसियों की तरफ से की जा रही थी, जिसमें इन कंटेनर जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा रहा था, इसके साथ साथ टैंकर्स को भी निशाना बनाया जा रहा था, वो मुकम्मल तौर पे रुक चुकी हैं और इस वक्त ASL कंपनी का एक बुहीनिया नामी जहाज़ है जो कि मगरिबी बहरा अहमर के नज़दीक उसके अंदर वो आग भड़क उठी है। और इस वक्त जो इब्तिदाई इत्तलात सामने आ रही हैं, ये आग किसी बैरूनी हमले के नतीजे में नहीं लगी है, बल्कि उस कंटेनर के ऊपर ही कोई ऐसा मवाद था जिसके नतीजे में ये आग भड़की है और इस वक्त उस पूरे जहाज़ को अपने लपेट में लेती जा रही है। इस वक्त आग बुझाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन ये आग इतनी ज़्यादा शदीद है जो कि काबू में नहीं आ पा रही है। इस वक्त बहुत सारे मफरूजे ये भी गर्दिश कर रहे हैं कि ये जो कंटेनर शिप था ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके जा रहा था, यानी फिर कुछ कंटेनर्स के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां थीं और उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में जो धमाके हुए हैं या आग लगी है, उसके नतीजे में पहले उस कंटेनर ने आग पकड़ी और फिर उसके बाद जो आसपास जो कंटेनर्स थे उन्होंने भी आग पकड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और इस वक्त बहुत दूर से, यानी बहरा अहमर में बहुत दूर के इलाके से ये आग देखी जा सकती है और इस वक्त इस आग को बुझाने की कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें इस वक्त अभी तक काबू नहीं पाया गया है। तो एक तरफ तो बहरा अहमर के अंदर यमनी हौसियों ने सुकूत इख्तियार कर लिया है, लेकिन अब इस तरह के इंसिडेंट वो पूरी दुनिया के कान खड़े कर देते हैं कि क्या ये कार्रवाई यमनी हौसियों की तरफ से हुई है और फिर एक दफ़ा यमनी हौसियों ने अपनी जो मूवमेंट है वो बहरा अहमर में शुरू कर दी है। तो इस वक्त इन खबरों की तस्दीक हो चुकी है कि ASL बुहीनिया नामी इस जहाज़ के ऊपर जो आग लगी है, ये इस कंटेनर शिप के ऊपर जो कंटेनर था उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी वो धमाके से फटी है, जिसके नतीजे में लगी है। अब इसके साथ साथ बात करते चलें इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, उस हवाले से ईरान ने कुछ मेजर्स लेना शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के अंदर ईरान ने एक बार फिर एक नए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का वो उसकी रुनुमाई की है। इस वक्त ईरान के अंदर एक एग्जीबिशन जारी है एरोस्पेस के हवाले से, जिसके अंदर इस मिसाइल की रुनुमाई की गई है। अब अगर बात करते चलें, इससे पहले इमाद नामी एक मिसाइल था जिसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के अंदर हिस्सा लिया था, यानी फिर ये वो मिसाइल थे जो कि पहले ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन में इसराइल पे दागे गए थे और अपने अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हुए थे। अब इसी सिलसिले के अंदर एक और डेवलपमेंट हुई है, इमाद मिसाइल को डेवलप किया गया है, उसको वो अपग्रेड किया गया है और एक नई शक्ल का मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ईरान बनाने में कामयाब हुआ है, जिसकी रुनुमाई आज की गई है। और इस वक्त जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके मुताबिक ये जो मिसाइल है एक तरफ तो 1700 किलोमीटर दूर अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और अगर इसका एरर मार्जिन देखा जाए तो ये अपने हदफ से सिर्फ 70 मीटर के आसपास चूक सकता है। तो एक तरफ एक्यूरेसी रेट भी इसका अच्छा है और रेंज भी बहुत अच्छी है। और जो बातें सामने आ रही हैं इमाद मिसाइल के नॉक ऑफ या इमाद मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एडवांस या रिवाइज करके
یہ میزائل بنایا گیا ہے۔ ایران has unveiled a new medium range ballistic missile called the Etemad, derived from the Emad which was used in Operation True Promise against Israel. The Etemad has estimated range of 1700 kilometers and a circular error probable of 70 meters. اب واضح ہو چکا ہے کہ ایران نے ایماد نامی میزائل جو کہ اس نے ٹرو پرومس میں یا آپریشن وعدہ صادق میں استعمال کیا تھا اسرائیل کے خلاف، اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ 1700 کلومیٹر تک جو ہے مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس کی ایرر پروبیبلٹی کی بات کریں تو صرف 70 میٹر اپنے ہدف سے بھول چوک کر سکتا ہے، یعنی آگے یا پیچھے 70 کلومیٹر کے دائرے کے اندر جو ہے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ کے جس طرح کے حالات ہیں، اس سینیریو کے اندر اس وقت جو ایران کے اندر ایک ڈیفینس منسٹری کی ایگزیبیشن جاری ہے، اس میں اس کی رونمائی کی گئی ہے۔ ایک طرف اس میزائل کی رونمائی کی گئی ہے اور دوسری طرف ایران نے یہ بھی اندیا دے دیا ہے کہ ایران اپنے ملٹری مقاصد کے حصول کے لیے آربٹ کے اندر اب اپنا سیٹلائٹ سسٹم جو ہے وہ بھیجنے جا رہا ہے، اور ایک طرف اسپیس ایکس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے متاثر ہوتے ہوئے یا اسی طرح کی ایک ٹیکنالوجی بناتے ہوئے ریوزیبل لانچ وہیکل جو ہے ایران بنانے جا رہا ہے۔ ایسی وہیکل جو کہ اب سے پہلے اسپیس ایکس نامی ایک خلائی کمپنی نے بنائی تھی، جس میں ایسے وہیکلز کا استعمال کیا گیا تھا جو کہ ایک سے زیادہ بار کسی بھی سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب بھی راکٹس جو ہے کسی سیٹلائٹ کو آسمان میں لے کے جاتے تھے تو جو وہیکلز یا جو راکٹس ہوتے تھے یہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے تھے اور ان کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسپیس ایکس نامی کمپنی نے اس ٹیکنالوجی کو تبدیل کیا اور پھر اس کے جو لانچ وہیکلز تھے وہ ریوزیبل ہوتے تھے، یعنی وہ بآسانی آ کے دوبارہ زمین پہ جو ہے لینڈ کر جاتے تھے، اور اب اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا، اسی ٹیکنالوجی پہ کام کرنے کا ایران کی طرف سے بھی اندیا دے دیا گیا ہے۔ In the coming days, Iran will attempt to reach a 36,000 kilometer geostationary transfer orbit with the Shimog 2 SLV. If these attempts are successful, the Ministry of Defense will be able to start launching military communication satellites. A project to build SpaceX-style reusable launch vehicles has also been started. اب ایک طرف تو Shimog 2 نامی سیٹلائٹ لانچ وہیکل جو ہے وہ خلا میں بھیجی جائے گی، جو کہ خلا کے جیو اسٹیشنری ٹرانسفر آربٹ کے اندر جو ہے وہ سفر کرے گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایران ٹیکنالوجی اور ملٹری کی ریس میں جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے تو اب اس کو ضرورت پڑ رہی ہے اپنی ہی ملٹری سیٹلائٹس کو فضا میں بھیجنے کی، تاکہ پھر جتنے بھی ملٹری مقاصد ہیں ایران کے وہ اپنی ہی سیٹلائٹ سے پورے ہو سکیں۔ تو اس وقت سمر 2 نامی اس سیٹلائٹ لانچ وہیکل کا خلا میں بھیجا جانا ہے، جو کہ خلا میں 36,000 کلومیٹر تک کا جو ہے وہ فاصلہ طے کرے گا اور پھر ایک راہ ہموار کرے گا ان تمام سیٹلائٹس کے لیے جو کہ آنے والے وقتوں میں ایران سے خلا میں بھیجی جائیں گی، اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ملٹری مقاصد، ملٹری انٹیلیجنس کے حصول کے لیے ایران کو پھر کسی دوسرے ملک کے اوپر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرنا پڑے گا، اور پھر ایران اپنی ہی سیٹلائٹس کے ذریعے ان پورے علاقوں کی نگرانی کر سکے گا، ان کو ملٹری مقاصد کے لیے استعمال کر سکے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اندیا دیا گیا ہے کہ اسپیس ایکس کی طرح کا ایسا ریوزیبل لانچ وہیکل جو ہے وہ بھی ایران بنانے کے لیے اس کا اوپر کام شروع ہو چکا ہے، ایرانی انجینئرز نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اور آنے والے وقتوں میں اسپیس ایکس جیسے ہی ایک ایسے ریوزیبل لانچ وہیکل کی ہم جو ہے وہ رونمائی دیکھیں گے جو کہ ایران کی طرف سے کی جائے گی، اور پھر جو اس وقت اسپیس ایکس کی اجارہ داری ہے اس ٹیکنالوجی پہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے گئے، جس کے اندر ایک طرف تو کینیڈا اور میکسیکو کے اوپر 25% ان کی امپورٹس کے اوپر ٹیرف لگا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا سے ہونے والی امپورٹس ہیں اس کے اوپر 10% ٹیرف ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کے بعد لگا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اب چائنا کی طرف سے بہت ہی اہم موو کھیلا گیا ہے، اور چائنا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اندر ایک لا سوٹ فائل کرنے جا رہا ہے امریکی ایڈمنسٹریشن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ میکسیکو نے بھی ایک بہت ہی اہم بیان جاری کیا ہے اس پالیسی کے حوالے سے جو اس وقت اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ چائنا اناؤنس اٹ ول فائل اے لا سوٹ اگینسٹ دی یونائیٹڈ اسٹیٹس ایٹ دی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ان ریسپانس ٹو نیولی امپوزڈ ٹیرف بائی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آن چائنیز گڈس۔ Mexican President Claudia Sheinbaum responded to US decision to impose 25% tariff on Mexico by announcing reciprocal tariffs on American goods. اب ایک طرف تو چائنا نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو کہ عالمی ادارہ ہے تجارت کے حوالے سے، اس میں ایک ایسا لا سوٹ فائل کرنے کا اندیا دے دیا ہے امریکہ کے خلاف، جو کہ پھر اس وقت جو عالمی تجارت ہے اس کے اندر امریکہ کی طرف سے جس طرح سے چائنیز پروڈکٹس کے اوپر 10% ٹیرف یا 10% ٹیکس لگایا گیا ہے اس کے حوالے سے ہوگا، اور دوسری طرف میکسیکو نے بھی اپنی اس پالیسی کا اظہار کر دیا ہے۔ میکسیکو کی جو پریزیڈنٹ ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو 25% ٹیرف
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے میکسیکن پروڈکٹس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ میکسیکو اب ریسیپروکل ایک اپروچ اپنائے گا، یعنی پھر امریکہ سے جو چیزیں ایکسپورٹ کی جاتی تھی میکسیکو، ان کے اوپر بھی اسی طرح کا ٹیکس اب میکسیکو امپوز کرے گا، چاہے پھر اس کے بعد ان چیزوں کی لاگت میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن یہ اب جو ہے بیانیہ سامنے آ چکا ہے، تو اس وقت واضح طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ امریکی پالیسیز کو دنیا جو ہے آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں۔ ایک طرف چائنا نے لا سوٹ فائل کر دیا ہے، دوسری طرف میکسیکو بھی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور اب اس نے امریکی پروڈکٹس کے اوپر، امریکی گڈس کے اوپر ٹیکس لگانے کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو آنے والے وقتوں میں ایک ٹریڈ وار ہے جو کہ بہت بڑے پیمانے پہ شروع ہونے والا ہے دنیا کے اندر، جس کے اندر کی پلیئرز ہیں، چائنا ہے، میکسیکو ہے، کینیڈا ہے، اس کے ساتھ ساتھ برازیل، بہت سارے ایسے ممالک جو کہ اپنی چیزیں برآمد کرتے تھے امریکہ کو، یعنی ایکسپورٹ کرتے تھے، ان کی ایک تو طلب کے اندر بھی کمی آ سکتی ہے اور پھر امریکہ جو ہے ان تمام چیزوں کو اپنے ملک میں بنانے کی کوشش کرے گا، جس کے اوپر ایک خطیر زر مبادلہ خرچ ہو سکتا ہے۔ تو آنے والے وقت میں امریکہ کے لیے مشکلات بہت زیادہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو، نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔